वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि संसद में कई लोग अर्थव्यवस्था की रफ्तार से जलते हैं। पूरे इकोनॉमी तब आईसीयू में थी, पूरे दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 में रखा गया था और उस समय हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल नीचे था। बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत है सर। आज पैंडेमिक हो, उसके बाद भी रशिया यूक्रेन वॉर हो, उसके बाद भी हमारे इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और मैं आज भी कह रही हूं, रुपया के विषय कितने लोग को अंदर से ऐसे जलन हो रही है। सदन में दुख की बात है कि हमारे सदस्यगण भी हमारे विदेश में अगर हमारे दुश्मन कोई है, उन जैसे अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा चलता है और अच्छे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिर भी उसके ऊपर जलन से बात करने वाले लोग इधर है, वो दुख की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 8 वर्षों में देश में एयर कनेक्टिविटी का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। यही वजह है कि आज हवाई यात्रा जन सामान्य की पहुंच में है। साथियों, आजादी से लेकर 2014 तक देश में छोटे बड़े एयरपोर्ट सिर्फ 70 थे, 70। ज्यादातर सिर्फ बड़े शहरों में हवाई यात्रा की व्यवस्था थी, लेकिन हमने हवाई यात्रा को देश के छोटे छोटे शहरों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। इसके लिए हमने 2 स्तर पर काम किया। पहला, हमने देश भर में एयरपोर्ट के नेटवर्क का विस्तार किया। दूसरा, उड़ान योजना के जरिए सामान्य मानवी को भी हवाई जहाज में उड़ने का अवसर मिला। इन प्रयासों का अभूतपूर्व परिणाम आया है। बीते 8 वर्षों में, अभी सिंधिया जी ने काफी विस्तार से बताया, बीते 8 वर्षों में देश में करीब 72 नए एयरपोर्ट तैयार किए गए हैं। अब सोचिए, आजादी के बाद 70 साल में 70 के आसपास एयरपोर्ट और इन दिनों 7-8 साल में नए और 70 एयरपोर्ट, यानी अब भारत में एयरपोर्ट्स की संख्या 2 गुनी हो चुकी है। वर्ष 2000 में साल भर में देश में 6 करोड़ लोग हवाई यात्रा में यानी उसका लाभ लेते थे। 2020 में कोरोना काल से पहले ये संख्या 14 करोड़ से अधिक हो गई थी। इसमें भी 1 करोड़ से अधिक साथियों ने उड़ान योजना का लाभ उठाकर हवाई यात्रा की थी। साथियों, इन सभी प्रयासों की वजह से आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। उड़ान योजना ने जिस तरह देश के मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा किया है, वो तो वाकई किसी यूनिवर्सिटी के लिए, एकेडमिक वर्ल्ड के लिए अध्ययन का विषय है। बहुत साल नहीं हुए जब मध्यम वर्ग लंबी दूरी के लिए पहले ट्रेन का टिकट ही चेक किया करता था। अब छोटी दूरी के लिए भी पहले हवाई जहाज का रूट पता किया जाता है, उसका टिकट देखा जाता है और पहले कोशिश होती है कि हवाई जहाज से ही चला जाए। जैसे जैसे देश में एयर कनेक्टिविटी का विस्तार होता जा रहा है, हवाई यात्रा सबकी पहुंच में आती जा रही है।
नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में पुलिस महकमे के डीजीपी से लेकर कांस्टेबल तक के पुलिसकर्मियों ने रात भर सड़क पर उतरकर एक साथ कॉम्बिंग गश्त कर अपराधियों की धरपकड़ की। प्रदेश में गुंडे बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी होती रहेगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को लेकर आपत्तिजनक बयान देने वाले कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के खिलाफ पन्ना एसपी को तत्काल एफआईआर करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसीलिए उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन नहीं करने की बात कही है। गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती रहेगी और जिस तरह से हमारे डीजीपी से लेकर कांस्टेबल तक, मतलब हमारे विभाग के सूनी से लेकर शिखर तक के सभी लोग रात भर गश्त पर उतरे और जिस तरह से गुंडों की धरपकड़ की गई है, ये धरपकड़ लगातार चलेगी। मध्य प्रदेश है, शिवराज सिंह जी की सरकार है, कानून का राज्य है, यहाँ किसी को भी गुंडे को सर उठाने की अनुमति नहीं। दरअसल आदरणीय पटेरिया जी के बयानों को मैंने सुना, उससे स्पष्ट हो रहा है कि अब ये महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं है, उन्होंने खुद ही समाप्त कर दिया था आजादी के बाद। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत जी चल रहे हैं ना, उससे भी स्पष्ट हो जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बेहद आपत्तिजनक बयान जो माननीय पटेरिया जी ने किया है, मैं तत्काल एफआईआर कराने का एसपी को निर्देश दे रहा हूं। स्वाभाविक रूप से ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं और जो भी तुष्टीकरण की राजनीति करेगा वो इस तरह की बयान देंगे ही। अब धीरे धीरे खुल के आते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के दिल में बसते हैं, संपूर्ण देश के श्रद्धा व आस्था के केंद्र हैं। मैदान में कांग्रेस के लोग उनसे मुकाबला नहीं कर पाते, इसीलिए उनकी हत्या की बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। ये विद्वेष की पराकाष्ठा है, ये घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। बीडी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या का षड्यंत्र कांग्रेस की बैठक में हो रहा है, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा के माध्यम से इस तरह के षड्यंत्र रच रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए कांग्रेस की एक बैठक में उनकी मौत के लिए तैयार रहे, इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी बैठक के अंदर करना भारत ने दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के लिए कि मोदी संविधान को खत्म कर देगा और इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता उनकी मौत के लिए तैयार रहे, सामान्य घटना नहीं। माननीय प्रधानमंत्री की हत्या का षड्यंत्र एक बैठक में कोई कांग्रेस का तथाकथित नेता इस प्रकार से करता है, इसका आशय यह है कि सोनिया गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहा। गुजरात के चुनाव में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें रावण कहा। तो मुझे तो इस बात की शंका है कि कांग्रेस को लगता है कि मोदी जी के ऊपर हम नहीं निकल सकते और जो राहुल गांधी जी ने यात्रा इस मध्य प्रदेश के अंदर निकल रही थी, जिसको हमने भारत तोड़ो यात्रा कहा, उस यात्रा के अंदर भी
मैं बड़ी गंभीरता के साथ आज मीडिया के माध्यम से इस बात को देश के सामने लाना चाहता हूं। इस मध्य प्रदेश के अंदर कहा पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे के साथ कन्हैया कुमार जो भारत माता के टुकड़े करना चाहते हैं, स्वरा भास्कर जैसी नेत्री जो हमेशा भारत के खिलाफ बोलती है, जिनके बारे में उनको लगता है कि मुझे हिंदू होने पर शर्म है, ऐसे देश विरोधी ताकतें इस यात्रा के अंदर जो षड्यंत्र हुआ, मुझे आशंका है माननीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रकार से षड्यंत्र रचने का उनके खिलाफ कांग्रेस ने एक रणनीतिक तैयारी की है। यह सामान्य घटना बिल्कुल नहीं है और केवल एफआईआर तक सीमित नहीं है ये। इसके बारे में पूरा 130 करोड़ के नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दुनिया जिन्हें एक आदर्श नेता के तौर पर मानती है, उनके बारे में कांग्रेस से तथा कथित छुटभैया नेता के द्वारा इस प्रकार की भाषा बैठक में करना यानी ये कॉन्स्पिरेसी है। तो इसलिए मेरा आरोप है कि जो राहुल गांधी की यात्रा चल रही है उसमें इस प्रकार के षड्यंत्र रचने का काम कांग्रेस कर रही है। ये गंभीर बात है देश के प्रधानमंत्री के लिए, 130 करोड़ जनता के उस मान और सम्मान के जिनके लिए प्रधानमंत्री के लिए जान देने के लिए देश खड़ा है। अरे ऐसे लोग प्रधानमंत्री की हत्या करने की बात करते हैं। इस पर गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए। संजय सिंह ने कहा कि योगेंद्र नाम के व्यक्ति ने आम आदमी पार्टी के पार्षद को फोन कर कहा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता बात करेंगे। आदेश गुप्ता 10 पार्षद खरीदने के लिए 100 करोड़ का जिक्र कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर इन्हें अरेस्ट कर जांच करे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से 30 सीटें कम आने के बावजूद पिछले चुनाव के मुकाबले 80 सीटें हारने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने गंदे खेल के ऊपर उतर आई है। वही कारनामा विधायकों की खरीद फरोख्त का जो उन्होंने महाराष्ट्र में, अरुणाचल में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में किया, गोवा में किया, गुजरात में किया, वही खरीद फरोख्त का फार्मूला, वही खोका खोका का फार्मूला उन्होंने दिल्ली में शुरू कर दिया है। एमसीडी के पार्षदों को प्रलोभन देने का काम, धमकाने का काम दिल्ली के अंदर उन्होंने शुरू कर दिया। और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्म पार्टी है कि 30 सीटें कम होने के बावजूद कह रही है मेयर उनका होगा। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के चुने हुए पार्षद हैं, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में उनके साथ खड़े हैं और इनके इस तरह के तमाम कारनामों को हमारे पार्षद समय समय पर उजागर करते रहेंगे। मैं मांग करूंगा दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से कि इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी की जाए, इनको जेल में डाला जाए। जो लोकतंत्र की हत्या करने का, पार्षदों की खरीद फरोख्त करने का, जनादेश का अपमान करने का प्रयास पैसे और धमकी के माध्यम से दिल्ली के अंदर कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं। हमारे बीच में डॉक्टर रोनाक्षी शर्मा जी हैं जो 188 वार्ड से पार्षद है। हमारे बीच में अरुण नावरिया जी हैं जो 166 वार्ड से पार्षद है। ज्योति जी हैं जो 207 नंबर वार्ड से पार्षद हैं। अब ये लोग अपनी अपनी कहानी, अपनी अपनी जो इनके साथ घटित हुआ वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से इनको अप्रोच किया गया, किस तरीके से इनको धमकाया गया। एक योगेंद्र नाम का व्यक्ति वो शर्मा जी को फोन करता है और कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी बात करेंगे।
और आदेश गुप्ता जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बाकायदा 100 करोड़ के बजट का जिक्र कर रहे हैं। कह रहे हैं एमसीडी में खरीद फरोख्त करने के लिए 100 करोड़ का बजट है हमारे पास, और ये 100 करोड़ का बजट तो मात्र 10 पार्षदों को खरीदने के लिए है। यानी कि एक पार्षद को खरीदने के लिए 10 खोखा भारतीय खोखा पार्टी ने निर्धारित किया है। तो मैं चाहूंगा पहले आप अपनी बात रखेंगे, उसके बाद अरुण नावरिया और इनके कार्यकर्ताओं को किस तरीके से धमकाया जा रहा है वो भी अपनी बात रखेंगे, और किस तरीके से ज्योति जी को अप्रोच किया गया और उनके साथ भी यही हथकंडा अपनाने का प्रयास किया गया, वो भी अपनी बात रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस योग और आयुर्वेद को पहले उपेक्षित समझा जाता था, वही आज पूरी मानवता के लिए एक नई उम्मीद बन गया है। समय से ही आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास शुरू किए थे। हमने आयुर्वेद से जुड़े संस्थानों को बढ़ावा दिया। गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी को आधुनिक बनाने के लिए काम किया। उसका परिणाम है कि आज जामनगर में WHO की तरफ से विश्व का पहला और इकलौता ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन खोला गया है। देश में भी हमने सरकार में एक अलग आयुष मंत्रालय की स्थापना की, जिससे आयुर्वेद को लेकर उत्साह भी आया और विश्वास भी बढ़ा। आज एम्स की ही तर्ज पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद भी खुल रहे हैं। इसी वर्ष ग्लोबल आयुष इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट समिट का सफल आयोजन भी हुआ है, जिसमें भारत के प्रयासों की तारीफ WHO ने भी की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भी अब पूरी दुनिया हेल्थ और वेलनेस के ग्लोबल फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट करती है। यानी जिस योग और आयुर्वेद को पहले उपेक्षित समझा जाता था, वो आज पूरी मानवता के लिए एक नई उम्मीद बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक ओर दिशाहीन कुनीति और स्वार्थ है, दूसरी ओर देश हित और समर्पण भाव है, स्थायी विकास और स्थायी समाधान का प्रयास है। मैं शॉर्टकट अपनाने वाले नेताओं से भी विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि स्थायी विकास के विजन और महत्व को समझिए। अठन्नी खर्चा रुपया, ये वाली दिशाहीन कुनीति और सिर्फ स्वार्थ है। वहीं दूसरी ओर देश हित और समर्पण भाव है, स्थायी विकास, स्थायी समाधान का प्रयास है। आज भारत के युवाओं के पास जो अवसर आया है, वो हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। और मुझे खुशी है कि आज देश में स्थायी विकास और स्थायी समाधान को सामान्य मानवी का भी जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। अभी पिछले सप्ताह गुजरात में जो चुनाव के नतीजे आए हैं, वो स्थायी विकास और स्थायी समाधान की आर्थिक नीति, विकास की रणनीति का परिणाम है। मैं शॉर्टकट अपनाने वाले ऐसे राजनेताओं को भी विनम्रतापूर्वक, आदरपूर्वक कहूंगा कि स्थायी विकास के विजन को समझिए, उसके महत्व को समझिए। आज देश के लिए उसकी कितनी जरूरत है,
उसको समझिए। शॉर्टकट के बजाय स्थायी विकास करके भी आप चुनाव जीत सकते हैं, बार बार चुनाव जीत सकते हैं। ऐसे दलों को मैं कहना चाहता हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है, जब आप देश हित को सर्वोपरि रखेंगे तो शॉर्टकट की राजनीति का रास्ता भी जरूर त्याग करेंगे।